स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल, मारने किले किनारे पर लालच देना। जहर भक्षण करने वाली ततैया आसानी से हर उस छिद्र में उड़ जाते हैं जिसे वे संभवतः पा सकते हैं। भेष बदलने के लिए विंड डिस्क का उपयोग करते हुए उनमें से हजारों ने स्कारलेट रेडिंग डीमन के घावों को ड्रिल किया। जीव उनके अस्तित्व से तब तक अनजान था जब तक कि उन्होंने उसके घावों को काटना शुरू नहीं कर दिया। आखिरकार उसे पता चला कि उसका शरीर जहरीले ततैया के साथ रेंग रहा था। जहरीले ततैया एक अनोखा अस्तित्व थे। वे इतने छोटे थे कि वे डीमन प्राणियों के वर्गीकरण को आसानी से नजरअंदाज कर सकते थे, क्योंकि सर्वेंट लेवल और योद्धा लेवल के प्राणियां दोनों के घाव जहरीले ततैये द्वारा काटे जाने के बाद तेजी से खराब हो जाते थे। जहर पूरे प्राणियों में फैल जाएगा, जिससे बाकी प्राणियों की त्वचा कमजोर हो जाएगी। यद्यपि पशु प्रकार के प्राणियों के पास एक निश्चित स्तर की बुद्धि होती थी, फिर भी वह मनुष्यों से कम थी। अनिकेत और स्कारलेट रेडिंग डीमन को उसके घावों के माध्यम से सफलतापूर्वक जहर दे दिया। उन्हें बस अपने स्पिलों को जहर वाले क्षेत्र पर केंद्रित करना था। यहां तक कि एक इंटरमीडिएट मैजिक भी स्कारलेट रेडिंग डीमन को गंभीर नुकसान पहुंचाएगा। विशाल शैडो स्पाइक रोज। सूर्य ने तुरंत अपना कदम उठाया। 6 अलग अलग दिशाओं से स्कारलेट रेडिंग डीमन पर 6 विशाल शैडो स्पाइक्स लॉन्च किए। स्कारलेट रेडिंग डीमन ने फुर्ती से हवा में छलांग लगा दी। शैडो की कीलें बर्फ में वहीं चिपक गई जहां वह खड़ी थी। स्कारलेट रेडिंग डीमन की आंखें चमक उठी और आकाश में धधकती हुई लाल होगी। नीचे समुद्र का पानी अचानक बेचैन हो गया और जोर शोर से गड़गड़ाने लगा। हालांकि जैसे ही पहली लहर बुलाई गई, स्कारलेट रेडिंग डीमन दर्द से चिल्लाने लगा। लहर तेजी से गिरी और नष्ट हो गई। अभी भी मैं अपने डीमन अत्याचार के प्रभाव में लहरों को बुलाने की कोशिश कर रहा है, वेद ने ठंडे स्वर में कहा। स्कारलेट रेडिंग डीमन अभी भी मनुष्यों को कम आंकने का परिणाम भुगत रहा था। वह बर्फ पर उतरा और एक मछली मानव की तरह समुद्र में एक छेद खोदा। वह तेजी से अंदर आया और पलक झपकते ही गायब हो गया। हेमराज पानी के अंदर लड़ने में माहिर था और वह प्राणी का पीछा करने ही वाला था कि वेद ने उसे रोक दिया। मत जाओ, तुम सीधे इसके जाल में फंस जाओगे, वेद ने कहा। हेमराज ने सिर हिलाया। उसने कमांडर लेवल के प्राणी का पीछा करने की इच्छा को रोक लिया। क्या यह भागने में कामयाब रहा? जितेंद्र ने कहा। मुझे ऐसा लगता है हम में से बहुत सारे हैं। इससे पहले कि हम अपनी बात समाप्त कर पाता, आदर्श की स्थिति में अचानक एक बहरा कर देने वाला विस्फोट हुआ। समूह तुरंत मुड़ा और देखा कि हवा का एक लाल रंग का झोंका बर्फ से टूट रहा था। इसका निशाना सीधे आदर्श पर था। इस हमले ने सभी को शॉक कर दिया। उनमें से कोई भी आदर्श पर डिफेंस मैजिक डालने के लिए समय पर प्रतिक्रिया करने में कामयाब नहीं हुआ। सौभाग्य से आदर्श की इंद्रियां काफी तेज थी। वह तुरंत एक शैडो के ढेर में बदल गया जो 2 हिस्सों में बंट गया, और जब उसे लगा कि कुछ ठीक नहीं है तो वह तेजी से दूर चला गया। स्कारलेट रेडिंग डीमन ने आदर्श को गुस्से से देखा, जो अटैक से चूकने के बाद 40 मीटर दूर चला गया था। प्राणी स्पष्ट और तामसिक किस्म का था। वह आदर्श की फिस्ट को नहीं भूला था जिसने उसके कवच को खोल डाला था। सौभाग्य से आदर्श हमले से बचने में कामयाब रहा, अन्यथा हवा का झोंका आसानी से उसे कीमा में बदल सकता था। अगर तुम में हिम्मत है तो नीचे मत आओ, मत जाओ, स्कारलेट रेडिंग डीमन के सिर की ओर इशारा करते हुए आदर्श ने कहा। पर ब्लैक लाइटनिंग का एक झोंका तेजी से नीचे गिरा। एक चकाचौंध चाप आकाश में चमका और सीधे स्कारलेट रेडिंग डीमन के सिर पर जा लगा। लाइटनिंग गिरने पर स्कारलेट रेडिंग डीमन ने तेजी से प्रतिक्रिया दी और चकमा देकर अलग हो गया। लाइटनिंग गिरने से केवल उसकी शैडो ही गिरी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जीव आदर्श के मैजिक से बचने में कामयाब रहा, क्योंकि आसपास बहुत सारे मैजिशियन थे। उन्होंने तुरंत लाइटनिंग, फायर, आइस और चट्टान से स्कारलेट रेडिंग डीमन को निशाना बनाया।
स्कारलेट रेडिंग डीमन उनमें से कुछ को चकमा देने में कामयाब रहा, लेकिन बाकियों ने उसे मार दिया, जिससे उस पर और अधिक घाव हो गए। जब प्राणी ने स्पिलो की एक और लहर को अपनी दिशा में आते देखा तो वह तेजी से हवा के झोंके में बदल गया, बर्फ में खोदकर पानी में गायब हो गया। समुद्री जल उसका क्षेत्र बन गया था, जिससे उसे मैजिशियनों पर अटैक करने का सही अवसर खोजने के लिए करीब से निरीक्षण करने की अनुमति मिल गई थी। एक और बड़ा धमाका हुआ। स्कारलेट रेडिंग डीमन एक बार फिर हवा के झोंके में बर्फ से बाहर निकल आया। इस बार इसका निशाना जितेंद्र था, जिसे ने इसे जहर दिया था। सौभाग्य से आहान और मेघना दोनों ने उसके मैजिक इक्विपमेंट के ऊपर सुरक्षा की परतें डाली। गंभीर चोट लगने के कारण वह बमुश्किल बच पाए। जब भीड़ का ध्यान गंभीर रूप से घायल जितेंद्र पर केंद्रित था तो स्कारलेट रेडिंग डीमन बर्फ के नीचे से प्रकट हुआ और अपने पंजों से मेघना पर अटैक कर दिया। मेघना ने उससे बचने के लिए कोशिश की, लेकिन चाकू ने उसकी बाह पर बड़ा घाव दिया। घाव से ताजा खून बहकर जमीन पर गिर गया। यह प्राणी बहुत चालाक है, यह हमसे सीधे लड़ने की हिम्मत नहीं करता, अनिकेत ने जोर जमकर कोसते हुए कहा। हम इसे नहीं मार पाएंगे, तुरंत जहाज पर लौटे, अन्यथा इस डर से और अधिक लोग घायल हो जाएंगे, वेद ने कहा। एक कमांडर लेवल का प्राणी एक आसान लक्ष्य नहीं था और स्कारलेट रेडिंग डीमन पानी के भीतर रह रहा था और केवल तभी हमला करता था जब उसे एक खुला स्थान मिलता था। मैजिशियन ओ मैं भी पानी के भीतर प्राणी से लड़ने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए वे लड़ाई में बहुत ज्यादा निष्क्रिय थे। जीव द्वारा एक एक करके उन पर अटैक करने की प्रतीक्षा करने के बजाय फिलहाल पीछे हट जाना ही समझदारी होगी। आखिरकार उन्होंने अधिकांश स्कारलेट उड़ने वाले डिमनों का सफाया कर दिया था। समुद्री डिमनों का झुंड लगभग नष्ट हो गया था, यहाँ तक कि स्कारलेट रेडिंग डीमन का सवाल है, उन्हें इसे खत्म करने के लिए एक योजना बनानी होगी। जितेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया था। जहाज पर लौटने के बाद उसे ठीक होने के लिए रुद्री की मदद की सख्त जरूरत थी। मेघना की बाह पर घाव लगा था, फिर भी महिला दृढ़ और अडिग थी। जब कट से खून बहता रहा तब भी वह घबराई नहीं, बल्कि दूसरों को याद दिलाते हुए हाई अलर्ट पर रही कि स्कारलेट रेडिंग डीमन वापस आ सकता है। आइए पहले फुगटान शहर वापस चले, वेद ने कहा, जो थोड़ा थका हुआ भी था। स्कारलेट रेडिंग डीमन शातिर और प्रतिशोधी है। एक बार जब उसे पता चलता है कि हमने बाकी स्कारलेट सोरिंग डीमनों को मार डाला है तो वह निश्चित रूप से बदला लेने आएगा, नंदिनी ने सख्ती से टीम से कहा। यही कारण है कि हम अब भी पीछे हट रहे हैं। हमारे पास इसे समुद्र में मारने का कोई मौका नहीं है, लेकिन अगर हम इसे किनारे पर ले आए और इसके भागने के रास्ते को रोक ले तो लड़ाई बहुत आसान हो जाएगी, वेद ने कहा। यह समझ आता है, यह सच है, जहां जीव से लड़कर जीतने की हमारी कोई संभावना नहीं है, लेकिन क्या जीव वास्तव में फुगटान शहर में आएगा? शायद इसमें मानव क्षेत्र में घुसपैठ करने की हिम्मत नहीं है, मेघना ने कहा। वास्तव में नहीं। अगर वे बच्चों को छीनने और उन्हें खाने में कामयाब रहे तो फुगटान शहर के सुरक्षित क्षेत्र में कहीं ना कहीं एक खुला स्थान होना चाहिए। एक बार जियांग लापता बच्चों की जांच पूरी कर लेगा तो हम पता लगा लेंगे कि शुरुआत कहाँ है। हम खुले स्थान पर आराम करेंगे और प्राणी के चारा लेने की प्रतीक्षा करेंगे। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल समुद्री राक्षसों के साथ साठ गांठ। टीम के जहाज पर लौटने के बाद रुद्री ने जितेंद्र को गंभीर हालत में देखकर तुरंत उस पर हीलिंग स्पिल डाला। आदर्श को तब कुछ एहसास हुआ जब उसने रुद्री को कुशलतापूर्वक हीलिंग स्पिल बोलते हुए देखा। वह सोच रहा था कि टीम के पास हीलर क्यों नहीं है। यह पता चला कि रुद्री टीम के लिए हीलर थी। उसे उससे दोस्ती जरूरी रखनी चाहिए। खैर, चूंकि वह पहले से ही नंदिनी की करीबी दोस्त है, इसलिए बहुत संभावना है कि वह भी उसकी करीबी दोस्त होगा। आहन की आंखें चमक उठी। उसने आदर्श को धक्का दिया और फुसफुसाया, क्या तुमने कुछ पाया? हीलिंग एलिमेंट वाली अधिकांश लड़कियों के कप साइज बहुत बड़े होते हैं। यह नहीं हो सकता। आदर्श ने रुद्री पर नजर डाली और वास्तव में उसके ऊनी जंपर के नीचे एक चौंकाने वाली पर्वत श्रृंखला की खोज की।
वह नंदिनी की पतली कमर और आकर्षक डैरियर में इतना फंस गया था कि उसने उसके बगल वाली लड़की के शानदार वक्ष को नजरअंदाज कर दिया। लानत है, वह एक लेडी किलर के रूप में पूरी तरह असफल रहा। उसे शर्म आ रही थी कि वह लड़की की सुंदरता को पहचानने में असफल रहा। दूसरे विचार में रुद्री का वक्ष भी आश्चर्यजनक था और उसी उम्र में बाकी लड़कियों को पूरी तरह से अभिभूत कर देता था। जहां तक राधा की बात है, अहम सही था। जितेंद्र जल्द ही अपनी चोटों से उबर गया। लड़ाई के बाद काफी टीम थक चुकी थी। जो लोग अभी भी युद्ध के लिए तैयार थे, उन्होंने स्कारलेट रेडिंग डिमन को उन पर घात लगाने से रोकने के लिए समुद्र पर नजर रखी। बाकी लोगों ने कैबिन के अंदर आराम किया और खुद को आगामी शिकार के लिए तैयार किया। ऐसा नहीं लग रहा है कि वह हमारा पीछा कर रहा है, सूर्या ने जहाज के पीछे पानी को घूरते हुए कहा। जहाज की गति के कारण अनगिनत वी आकार की लहरें उत्पन्न हुई। थोड़ी तेज लहरों के अलावा उसे कोई अतिरिक्त हलचल नजर नहीं आई। जीव घायल है, इसलिए उसकी संभावना नहीं है कि वह हमारा पीछा करेगा। समस्या यह है कि हम कैसे गारंटी दे सकते हैं कि वह हमारे पीछे नहीं आएगा, वेद ने आश्चर्य से कहा। डीमन अत्याचार कोई साधारण स्पेल नहीं था। यहाँ तक कि कमांडर लेवल के प्राणी को भी इसके प्रभाव से उबरने के लिए कुछ समय आराम करने की आवश्यकता होगी। हालांकि वेद स्कारलेट रेडिंग डीमन को किनारे पर लुभाने के बारे में अधिक चिंतित था। यदि प्राणी बदला लेने के लिए नहीं आया तो फुगटान शहर के लिए एक बड़ा खतरा बना रहेगा। रेणु ने सहमति व्यक्त करते हुए कहा, मैंने इसके दिल में और अधिक नफरत भर दी है, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि वह हमारे पीछे आएगा। फुगटान शहर में वापस आने के बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। यदि यह हमारे पास नहीं आता तो हम इसका शिकार करेंगे। इसे मारने का कोई तरीका होना चाहिए जब तक यह दोबारा न दिखे। हमने स्कारलेट सोरिंग डिमनों के उसके पूरे समूह को लगभग मिटा दिया है। कमांडर लेवल का प्राणी शहर में घुसपैठ करने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि अब बिना सेना वाला जनरल है, मेघना ने अनुमान लगाया। हाँ, लगता है हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। जैसे ही वे फुगटान शहर लौटे, बर्मा मनमोहन ने यह जानने के बाद कि वे स्कारलेट सोरिंग डिमनों का सफाया करने में कामयाब रहे, टीम का गर्मजोशी से स्वागत किया। वेद ने मनमोहन को स्थिति समझाई और उसने स्कारलेट रेडिंग डिमन के लिए जाल स्थापित करने में उनकी मदद करने के लिए कहा। क्या आपने अभी कहा कि आप एक कमांडर लेवल के प्राणी के साथ फंस गए थे और आप अभी भी स्कारलेट होने वाले डिमनों के झुंड का सफाया करने में कामयाब रहे? मनमोहन ने अविश्वास से पूछा। मनमोहन के लिए यह जानकर बहुत राहत मिली कि कोई समुद्री डिमनों का सफाया करने को तैयार था। यहाँ तक कि एक या दो को मारना भी उसके गुस्से को बाहर निकालने के लिए पर्याप्त था, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि युवा मैजिस्ट्रों का समूह वास्तव में पूरे झुंड को नष्ट करने में कामयाब होगा। क्या ये युवा मैजिशियन सच्चे होने के लिए कुछ ज्यादा ही ताकतवर नहीं थे? अभी एक ही दिन हुआ था। मनमोहन भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसने मैजिस्ट्रों को ध्यान से देखा और कुछ समझ में आया। उन्होंने उनकी ओर इशारा करते हुए कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि आप राष्ट्रीय टीम के प्रतिनिधित्व का ताजा समूह हो? उनकी उम्र, ताकत, छात्र जैसे स्वभाव और अफवाहों को देखते हुए कि राष्ट्रीय टीम के प्रतिनिधियों का फैसला हाल ही में किया गया था, मनमोहन ने तुरंत समूह को उस ट्रेनिंग से जोड़ दिया जिसमें राष्ट्रीय टीम को भाग लेना था। भले ही नाम और राष्ट्रीय टीम का ठिकाना गुप्त रखा गया, यह तो होना ही चाहिए। इसने चीजों को पूरी तरह से समझाया। केवल राष्ट्रीय टीम के प्रतिनिधि ही समुद्री डिमनों के एक समूह का सफाया करने में सक्षम थे, जिससे निपटने में मैजिस्ट्रों की एक टुकड़ी को परेशानी हो सकती है, और ऐसा एक ही दिन में किया जा सकता था। मेरा सुझाव है कि आप हमारी पहचान का अनुमान लगाना बंद करें किसी भी तरह से। क्या आप हमें एक विशाल क्षेत्र दे सकते हैं? यह सबसे अच्छा होगा यदि यह किनारे के साथ हो, जिसमें जादुई अवरोधक बनाने के लिए पर्याप्त जगह हो। हम आपके लिए खतरा खत्म कर देंगे, आपको बस अपना वादा निभाना है, वेद ने कहा।
सलाहकारों ने उन्हें अपनी पहचान उजागर करने से मना किया था। हालांकि अगर किसी ने अनुमान लगा लिया होता कि वे कौन हैं, तो वे कुछ नहीं कर सकते थे। वास्तव में यह समझना बहुत आसान था कि वे कौन थे। उनके समूह की औसत आयु 22 वर्ष के आसपास थी। आमतौर पर मैजिशियन इस उम्र में ज्यादातर अनुभवहीन छात्र होते थे। फिर भी उन्होंने हंटर मास्टर के एक समूह के बराबर ताकत और दक्षता प्रदर्शित की थी। क्या यह बताने के लिए पर्याप्त नहीं था कि वे अपने अपने इंस्टीट्यूट्स के सर्वश्रेष्ठ छात्र हैं? ओह ओह, मैं समझता हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए जो भी कर सकता हूँ वह करूंगा। मनमोहन बहुत खुश था। राष्ट्रीय टीम ट्रेनिंग के लिए यहाँ तब आई जब वह इस निराशाजनक फुगटान शहर से अपना निवेश वापस लेने ही वाला था। वे सांसारिक दुनिया में आने वाले स्वर्गीय सैनिकों की तरह थे जो शहर को उसके दुखों से बचा रहे थे। मनमोहन को अपनी भावनाओं का वर्णन करने के लिए कोई शब्द नहीं मिले। एक बार जब समुद्री डिमनों से छुटकारा पा लिया गया तो उसका निवेश धीरे धीरे मुनाफे में बदल जाएगा। फुगटान शहर वास्तव में सबसे अच्छा बंदरगाह था जिसकी कोई भी इच्छा कर सकता था। समय आने पर कई लोग उनसे विनती करेंगे कि वह उनके साथ व्यापारिक भागीदार बने और अपनी जमीन किराए पर दे। इसके अलावा वह अंततः अपने द्वारा बनाए गए स्टेडियम को बेच सका। वाह! मनमोहन को ऐसा लगा जैसे वह मर गया हो और इन बच्चों की पहचान जानने के बाद वापस जीवन में लौट आया हो। भले ही निवेश विफल हो गया था, फिर भी उसके पास कुछ पैसे थे। जब उसे पता चला कि युवा मैजिशियन कमांडर लेवल के प्राणी को मारने की योजना बना रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत शहर के अविश्वसनीय उपमाहौर से संपर्क किया और उनसे परिधि स्थापित करने वाले और मैजिशियनों की सहायता करने के लिए कहा। जब उपमाहौर को खबर मिली तो उन्हें संदेह हुआ। हालांकि जब उसने उस स्थान पर समुद्री डिमनों के 100 से अधिक पिताशय देखे तो वह अवाक रह गया। उपमाहौर तुरंत बैडल मैजिशियनों के एक समूह के साथ द्वीपों पर गए। जब उसने पुष्टि की कि स्कारलेट सोरिंग डीमंस का घोंसला वास्तव में वहां स्थित था तो वह सोच में पड़ गया। अरे बकवास! क्या ये युवा मैजिशियन सचमुच इंसान है? जब उनके पास केवल 1 दर्जन लोग थे तो उन्होंने समुद्री डिमनों के घोंसले को कैसे नष्ट कर दिया? इसके अलावा उपमाहौर के द्वीपों पर जाने का एक और कारण था। उसने स्कारलेट सोरिंग डीमन को और अधिक उत्तेजित करने के लिए कुछ चारा लगाया था जो कहीं छिपा हुआ था और अपने घावों को चाट रहा था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जीव आएगा और बदला लेगा। मैजिशियनों ने सारा काम उपमाहौर के हाथ में छोड़ दिया। यह जानने के बाद कि समुद्री डिमनों का सफाया हो गया है, वह बेहद मेहनती था। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से तैयारी की, जाल और परिधि स्थापित की। जब आदर्श और टीम के बाकी सदस्य होटल में आराम कर रहे थे तो जियांग और शिवांगी, जो फुगटान शहर में सच्चाई की जांच कर रहे थे, आखिरकार कुछ बुरी खबर लेकर लौटे। क्या आप कह रहे हैं कि सरकार में से कोई समुद्री डिमनों के साथ मिला हुआ है? वे देख जानलेवा औरा के साथ अपने पैरों पर खड़ा हो गया। यह केवल मेरी अटकलें हैं, लेकिन यह सच है कि उन्होंने जानबूझकर कुछ लापता और मृत बच्चों के बारे में खबर दबाई है, जियांग ने घोषणा करते हुए कहा। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे चैनल के साथ। थैंक यू।